जी हाँ जी हाँ जी, आगे रिवीजन करके तो P&L एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने पूरा बनाया। अभी क्या सीखना है? अभी सीखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, क्या सैलरी बोनस कमीशन भी निकालना पड़ेगा, या रिजर्व्स कैसे होंगे, और प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे। प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे रेशो में, ये तो मैंने बता दिया। रिजर्व में कोई चक्कर ही नहीं है। अब आपको तीन चीजें सीखनी है मेनली, कि सैलरी बोनस कमीशन कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे। पूरा का पूरा काम हो जाएगा खत्म। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले इस सैलरी बोनस और इस इंटरेस्ट के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलो यार, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो फटाफट से। सैलरी कमीशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सैलरी का है। सैलरी में क्या होता है? सैलरी में कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सी चीज़ें बन जाती हैं। अगर ऐसा लिख दिया कि सैलरी इज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ, सैलरी अगर 1000 रुपये पर मंथ है तो जितने भी टाइम का आप काम कर रहे हो उतने पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज यूजुअली हम लोग 1 साल का काम करते हैं, तो 1000 अगर पर मंथ है तो साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो सैलरी कितनी बनेगी एक पार्टनर की? 12,000। तो अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई इट बाय 12, ठीक है। इफ इट इज 1000 पर क्वार्टर, अगर वो पर क्वार्टर है तो क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4। यहाँ कंफ्यूजन होता है 3 या 4, क्वार्टर 4 होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो अगर पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई करना 4 से, सैलरी कितना बन जाएगा? 4000। याद रखेंगे, पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर है 1000 पर हाफ ईयर, 1000 पर हाफ ईयर मतलब आधे साल की 1000। अरे भाई, अगर आधे साल की 1000 तो पूरे साल की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2000। हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर लिखा है 1000 रुपीज़ पर एनम, तो पर एनम का मतलब बस ये पूरे साल की ही है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सैलरी के कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं? पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर, पर ईयर। बना के सीधा सीधा काम कर देना, ठीक है। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली चीज लिख के चलना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल्स। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल से शुरू होकर ही कैलकुलेट किया जाता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे मत निकाल देना। मतलब कि जैसे सपोज ये मेरा ईयर है, साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, ख़त्म हो रहा है 31 मार्च पे। 1 अप्रैल 2019 ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा भाई साहब, यहाँ पे जो पैसा लगाया होगा यहाँ से यहाँ तक ही तो मिलेगा, है ना भाई। बैंक में अगर 1 अप्रैल 2019 पे पैसा रखता हूँ तो पूरे साल का ही तो यहाँ पे आके मिलेगा। यहाँ का जो पैसा है उसका तो अगले साल मिलेगा। अभी मैं काम कर रहा हूँ इस साल की, तो मुझे शुरू के पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमेशा जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो ओपनिंग कैपिटल से मिलेगा, ठीक है। इस बात का याद रखना। चलो जी, ये तो बातें हो गई। अब इसका कुछ केसेस बन सकते हैं क्या? यस, देखो, जैसा सपोज ए ने लगाया 10 लाख रुपीस, बी ने लगाया 5 लाख रुपीस, और ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। कितना है? 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, तो इसका पूरे साल के लिए 10 लाख ही है। तो यहाँ से 10 लाख पे 10% कितना बैठ जाएगा? सीधा सीधा 10 लाख पे 10% 1 लाख रुपीज़, आपका 1 लाख रुपीज़ सीधा सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा। और 5 लाख पे कितना बैठ जाएगा? 50,000। 5 लाख पे कितना बैठेगा? 50,000, ठीक है। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा सीधा निकल जाएगा। शुरू की कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बन सकती हैं। जैसे इन्होंने बोला कि शुरू में इसने लगाए हुए थे 10 लाख और इसने लगाए हुए थे 5 लाख, यानी टोटल कितना लगा हुआ था? 15 लाख। आगे क्वेश्चन में लिखा ऑन 1 जुलाई it was decided that
टोटल कैपिटल शुड बी 12 लाख डिवाइडेड इनटू A एंड B इक्वली। देखो ये जो कैपिटल थी ये 1 अप्रैल 2019 में लगी हुई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही मान के चलना 10% पर एनम। इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया हुआ था? इन्होंने लगाया हुआ था 10 और 5 यानी कि 15 लाख, 15 लाख रुपए टोटल लगाए हुए थे। यहां से 3 महीने के बाद, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, बिल्कुल शुरू में जुलाई 1 जुलाई पे, यानी ये 1 2 3 महीने बाद ये डिसाइड हुआ कि टोटल कैपिटल 15 नहीं होनी चाहिए, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12। इसका मतलब 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लगे हुए। और ये जो 12 है ये कैसे होना चाहिए? ये ए और बी में बराबर बराबर बटा होना चाहिए, यानी ए भी 6 लाख लगाए, बी भी 6 लाख लगाए। अब देखो ए ने तो पहले से 10 लगाए हुए थे, चाहिए कितने इसके? 6 होने कितने चाहिए? 6। तो ये क्या करेगा बताओ? 10 को 6 करना है, और पैसा लगाए या निकाल ले? तो ये क्या करेगा? 3 महीने तक तो इतना ही रखेगा, 3 महीने बाद अपनी कैपिटल में से माइनस कर देगा 4 लाख। तो क्या इसका 6 लाख बन जाएगा ए का? 10 में से अगर ये 4 निकाल के घर ले जाए तो 6 बन जाएगा। और बी ने 5 लगाए हुए थे, होने चाहिए 6, तो बी क्या करेगा? 1 लाख और लगा देगा, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 6। बेसिकली ए 4 लाख ले जाए और बी 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दे और लगा दे, तो पूरे हो जाएंगे ना 6 लाख रुपए। इस तरीके से इनकी टोटल कैपिटल आ जाएगी, आ गई। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखो जरा। सबसे पहले मैं ए का इंटरेस्ट निकालता हूं। ए ने 10 लाख रुपीज लगाए हुए थे शुरू में, 10 लाख पे 10%, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक रहे। कितने मंथ्स तक रहे? 3 मंथ्स तक। तो इसको मैं 12 में से बस 3 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। 12 में से कितने महीने का? 3 महीने का। तो 10 लाख पे 10% और 3 मंथ्स, 10 लाख पे 10% और 3 मंथ्स, ये आ गया 25,000। 25,000 तो शुरू के 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया, यहां से यहां तक का। अभी अगले वाले 9 मंथ्स का वो किस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे, 6 लाख पे, क्योंकि ये 3 महीने का कैपिटल था, अगले 9 मंथ्स का कैपिटल ये है उसका। यहाँ पे उसने 4 लाख निकाल लिया ना, तो अगले 9 मंथ्स के लिए ये 6 लाख पे 10% और अगले 9 मंथ्स, 6 लाख पे 10% और 9 मंथ्स, 6 लाख पे 10% और 9 मंथ्स, ये आ जाएगा 45,000। तो पूरे साल का कैपिटल इंटरेस्ट कितना हुआ उनका? 25 और 45, 70,000। कितना बैठ जाएगा? 70,000। सिमिलरली अगर आपको बी का निकालना हो तो बी ने इनिशियली कितने लगाए हुए थे? 5 लाख। 5 लाख पे 10% और वो कितने टाइम के लिए रहे? बस 3 मंथ्स के लिए। और फिर उसने एक और लगा दिया, तो अब हो गए 6 लाख। 6 लाख पे 10% और हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। तो बताओ जी कितना आएगा? 5 लाख पे 10% और 3 मंथ्स, 12,500। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए तो देख लेना यार। 6 लाख पे 10%, 9 मंथ्स, 45,000। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वॉइस शायद थोड़ा सा आज चेंज आ रहा हो। 45, 55, 57,500, 57,500 ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। समझ गए? मतलब ओवरऑल जितना जितना और लगाते जाओगे तो उतना ही इंटरेस्ट बढ़ा के निकाल देना, कम करोगे तो कम करके निकाल देना, सीधा सीधा सा सिस्टम है। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है पहले से, अगर इसके और भी लेक्चर्स देखने हो तो आप वो भी देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये तो हमें सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को पे करना पड़ता है और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। पार्टनर के लिए फायदा है तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाता है, क्योंकि पार्टनर को मिलता है। राइट, इतना बेसिक आप पढ़ के आए हो। अभी इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और समझो, और टॉपिक का नाम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स।
देखो यार, यहां पे ना दो चीजें हैं, एक तो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, वो तो एप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि आपको देनी ही पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप प्रॉफिट में हो या लॉसेस में हो। सर समझ में नहीं आया, कुछ बनी नहीं बात, थोड़ा हिंदी शुद्ध में बताऊं, मैं बताता हूं। देखो भाई, अगर मैं फर्म में पैसा कमा रहा हूं तभी तो मैं प्रॉफिट घर लेके जाऊंगा, वो एप्रोप्रिएशन है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं प्रॉफिट में हूं, तभी तो मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा एज अ फर्म। भाई अगर कमाया नहीं तो पार्टनर को कहां से सैलरी दूं, दे ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कमाया नहीं और मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो क्या मैं बैंक को मना कर सकता हूं कि यार मैं तो लॉसेस में चला गया, मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा? मुझे देना पड़ेगा, चाहे मैं कहीं से भी ला के दूं। बैंक नहीं सुनेगा इस बात को। पार्टनर तो खुद मालिक है, वो सुन सकता है, वो समझता है कि हाँ ठीक है लॉस है, लेकिन बैंक थोड़ी ना समझता है। अगर मैंने किसी की बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। लेकिन पार्टनर की सैलरी तो रोक सकता हूं ना, अगर मैं प्रॉफिट में नहीं हूं तो बिल्कुल रोक सकता हूं, वो तो पार्टनर है यार। तो जो अपने घर के लोग होते हैं, जो अपने घर के लोग यानी पार्टनर्स, उनको हम सारी चीजें मोस्टली एप्रोप्रिएशन वाली देते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है तो देंगे, प्रॉफिट कम है तो कम दे देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे यार। लेकिन यहां पे ये यूजुअली क्या होती है, बिल्कुल पक्की वाली चीजें। ये कौन सी होती हैं? पक्की वाली मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अगर लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। रेंट, कोई रेंट है तो देना पड़ेगा। मेरा मैनेजर का कमीशन, मैनेजर कौन है भाई? बाहर वाला है, घर वाला थोड़ी ना है। उसे तो अपनी पर्टिकुलर कमीशन चाहिए। उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तो वो तो कमीशन लेने आएगा। तो ये होती है एप्रोप्रिएशन वाली चीजें ये, और ये होती हैं चार्ज वाली चीजें। ठीक है, अब इन्हें दिखाया कैसे जाता है? देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा होता है, इधर सारी इनकम्स लिख रहा होता हूँ, सारी इनकम। सपोज मुझे 1 लाख रुपए की इनकम हो गई, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, वो सारी हमने इधर लिख दी। अभी जो चार्ज वाली चीजें हैं ना, वो पहले ही यहीं कट जाती हैं, जैसे कि रेंट, जैसे कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि कोई भी मैनेजर का कमीशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट जाएगा उससे पहले ही कट जाएंगी ये चीजें। रेंट सपोज 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज 30,000 है, मैनेजर का कमीशन सपोज 10,000 है। तो अब जो मेरे पास प्रॉफिट बचा, कितना प्रॉफिट बचा? 10,000। ये वाला जो प्रॉफिट आया, ये जो 10,000 वाला प्रॉफिट है, इसको लेके जाऊंगा मैं एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे कि P&L में मेरे पास कितना पैसा आया? 10,000। अब मैं इसमें से दे पाऊंगा जितना भी IOC देना है, जितना भी सैलरी बोनस कमीशन देना है, जितना भी रिजर्व बनाना है। भाई इतना कम पैसा है तो दिक्कत तो आएगी। तो याद रखना, जो चार्ज वाली चीजें होती है ना, वो P&L एप्रोप्रिएशन से पहले ही कट के आती हैं। और जो एप्रोप्रिएशन वाली होती है, एप्रोप्रिएशन जैसे यही जो पार्टनर को देनी है, घर वाले लोगों को देनी है, वो तो प्रॉफिट होगा तो देंगे। अब सपोज यहाँ प्रॉफिट ही ना हो, ये 0 हो, तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा यार, ये प्रॉफिट ही नहीं है, कहां से दूंगा मैं? समझ रहे हो? तो ये बेसिक चीजें होती हैं। चार्ज वाली चीजें हमेशा ऊपर देनी ही देनी पड़ेंगी, चाहे लॉस भी हो जाए। हो सकता है ये सब आपके खर्चे ज्यादा आ जाए। अगर खर्चे ज्यादा आ गए, सपोज मैनेजर का कमीशन भी 30,000 है, तो ये 1,10,000 आ गया, फिर यहाँ पे लॉस आ जाएगा। लॉस कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज का। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देनी तो पड़ेंगी यार। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है? जब बस प्रॉफिट को बांटना हो, लॉस को नहीं बांटना होता। लॉस तो हो गया यार, लॉस तो यहीं बढ़ जाएगा। बात समझे? तो ये डिफरेंस होता है चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में। चार्ज देनी ही देनी है, ऊपर चलेंगी। एप्रोप्रिएशन तब होंगी अगर प्रॉफिट हुआ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो पहले तो केसेस बना लो, 3 केस बना लो मेजर। सबसे पहला, व्हेन देयर इज नो डीड, या तो डीड है ही नहीं, और देयर इज नो प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब उसका क्लॉज, मतलब कि डीड में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन, प्रोविजन भी नहीं लिखता, इंफॉर्मेशन लिख लो। देयर इज नो इंफॉर्मेशन
अबाउट आईओसी इन डीड। ठीक है, पहला केस तो ये बनता है। दूसरा, व्हेन इट इज गिवन इन डीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब डीड में लिखा हो कि आप क्या प्रोवाइड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो। व्हेन इट इज गिवन इन डीड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें कितने केसेस बन सकते हैं? 3 केसेस। सफिशिएंट प्रॉफिट्स, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, लॉसेस। इसमें when it is given in deed to provide interest on capital and consider it as charge। लो जी, पहले तो इन्हें लिख लो अच्छे से, चीज़ों को देख लो, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप मान के चलो कि डीड है ही नहीं, या तो डीड बना ही नहीं, या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर डीड बनी ही नहीं है या डीड बनी है तो उसमें आईओसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वहां पे आप क्या करके चलोगे? कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे, नो आईओसी। ये मैंने पहले भी बताया था, डीड ना हो तो कोई आईओसी नहीं होता, और डीड है उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं देना। खुद थोड़ी ना देगा फर्म, डीड में लिखो, डीड में नहीं है तो वैसे भी नहीं दिया जाता। ठीक है, अब अगर डीड है और डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सपोज ये लिखा है कि ए को 10%, बी को भी 10%, ए और बी को 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब सपोज इन्होंने 10-10 लाख लगाए हुए हैं, 10-10 लाख अगर लगाए हैं तो 1 लाख ए का बैठता है, 1 लाख बी का बैठता है। तो इंटरेस्ट कितना देना है? 2 लाख रुपए का। इंटरेस्ट कितना देना है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज। प्रॉफिट सफिशिएंट है क्या? प्रॉफिट हुआ 5 लाख और इंटरेस्ट देना है 2 लाख रुपीज। सफिशिएंट है, बहुत इजीली दे सकते हो, दे दो। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्योंकि खर्चा है 2 लाख का और प्रॉफिट है मेरे पास 5 लाख। 5 लाख में से 2 लाख का आराम से कर सकता हूं, है ना। सपोज प्रॉफिट है 1 लाख और इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख। बताओ क्या प्रॉफिट इनसफिशिएंट रह गया? प्रॉफिट कम रह गया? अब देखो ना, खर्चा करना है 2 लाख रुपए का, लेकिन पैसा है सिर्फ 1 लाख रुपए। बट क्या ये घर के लोगों को ही देना है? घर के लोग तो समझते हैं पार्टनर्स को ही तो देना है। अब ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर अपनी ही फर्म को लॉसेस में डालेंगे। तो यहां पे ये था कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, सपोज प्रॉफिट कम रह जाए, तो बस जितना प्रॉफिट है उतना ही दे दो। यार मैं मानता हूं कि मुझे 2 लाख देने थे, लेकिन अब मैं कमाई 1 लाख पाया हूं तो उससे से काम चला लो इस साल, अगले साल ज्यादा कमा लेंगे। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो फिर क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट इन द, याद रखना, रेशो ऑफ इंटरेस्ट। जितना भी अवेलेबल है उसको इंटरेस्ट की रेशो में बांट दो। जैसे इंटरेस्ट कितना कितना था? 1 लाख रेशो 1 लाख, बराबर बराबर था ना। तो बस आप 1 लाख को यानी कि प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दो, बराबर बराबर। 50,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा उन्हें। ठीक है, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हो फिर तो पूरा दे दो, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है बस उतना हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटरेस्ट की रेशो में। इतनी चीज समझ में आती है। अब तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरा केस क्या है? मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मुझे हो गया लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का। अब देखो, इंटरेस्ट देना था, डीड में लिखा था देना है तो दे दिया यार। प्रॉफिट पूरा था तो पूरा दे दिया, कम था तो कम दे दिया, घर के लोग हैं समझते हैं। लॉस हो गया अगर तो भी यार घर के लोग हैं, समझना पड़ेगा। अब जब पैसा कमाया ही नहीं तो कहां से दूं? तो इस केस में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया, 3 केसेस समझ में आते हैं इस केस में। अब चलता हूं मैं लास्ट केस पे। लास्ट केस क्या है? When it is given in deed to provide interest on capital and consider it at charge। सबसे इंपॉर्टेंट,
उसको क्या कंसिडर करो, ये क्वेश्चन बताएगा। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और उसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, चार्ज मान के चलो। चार्ज का मतलब समझते हो ना, चार्ज वाली आइटम कौन सी है, जो दो ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट है या लॉस है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अरे भाई इस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सपोज मुझे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट है मात्र 1 लाख रुपए, तो फिर ये पूरा 2 लाख देंगे। कहाँ से देंगे सर, फर्म कहाँ से देगी, फिर पार्टनर घर से ही लाएगा पैसा और इंट्रोड्यूस करेंगे या लॉसेस में चले जाएंगे, और लॉसेस तो झेलने पड़ेंगे उन्हें खुद को ही, पैसा लगाएंगे और फिर इंटरेस्ट देंगे। तो बेसिकली ये बेवकूफ़ी वाला काम होता है कि खुद ही पैसा लाके खुद को ही दोगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो होता नहीं है, बट केस है तो आपको बताना ज़रूरी है। तो अगर चार्ज लिखा हो, अगर डीड में लिखा हो कि उसे चार्ज मानो, कंसिडर करो चार्ज, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, कितना भी है, चाहे आप लॉस में हो, चाहे आप प्रॉफिट में हो, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट है, चाहे प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, आप पूरा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। ठीक है, परफेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास बेसिक केसेस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जो आपको पता होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो आप लोग। यही केसेस हैं, पॉसिबिलिटीज यही बनती हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है आपको ये पता चल गया, चार्ज एप्रोप्रिएशन पता चल गया, और कितने केसेस इससे बन सकते हैं ये पता चल गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन का हम लोगों ने डेबिट साइड लगभग पूरा कर दिया, लगभग क्या कर ही दिया। P&L एप्रोप्रिएशन की अगर मैं बात करूं, कहाँ बनाया है मैंने P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ कहीं बनाया है क्या, हाँ ये रहा। तो बेसिकली देखो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने क्या क्या सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीख लिया, सैलरी बोनस कमीशन सीख लिया, रिजर्व में कुछ नहीं होता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने आपको आ गए, ये हमें P&L में गिवन होता है। चार्ज एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बता दिया। अब क्या बचा, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं आपको बताता हूँ अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, और हमारा बहुत मेजर काम इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। फिर छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे रिवीजन करने के लिए, और आपका ये चैप्टर भी किसकी तरफ चलेगा, एंडिंग की तरफ चलेगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी आने वाले वीडियोस में दूर करेंगे, और इसके MCQs कराऊंगा तुम लोग को, चिंता मत करना। ठीक है, दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच।